नमस्कार मित्रों, हिंदी जनपथ में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे अव्ययी भाव समास पर। अव्ययी भाव समास शब्द का पहले अर्थ ही देख लेते हैं। अव्ययी भाव समास, अव्ययी भाव समास अर्थात जिस समास में अव्यय का भाव हो, अर्थात जिस समास में अव्यय का भाव निहित हो, मतलब जो समास यानी समस्त पद अव्यय हो, अव्यय के रूप में प्रयुक्त होता हो, अव्यय के भाव से प्रयुक्त हो, वह समास अव्ययी भाव समास कहलाता है। अब अव्यय क्या है, ये एक नई बात आई कि अव्यय क्या है। देखिए, अव्यय शब्द में व्यय मूल शब्द है, अ उपसर्ग है और अ उपसर्ग निषेधात्मक उपसर्ग है। किसी शब्द में अ उपसर्ग अगर जोड़ देते हैं तो उसका अर्थ प्रायः विपरीत हो जाता है, विलोम हो जाता है। निषेधात्मक उपसर्ग है। व्यय मीन्स होता है परिवर्तन, अ नहीं जिसमें परिवर्तन ना हो। तो अव्यय शब्द का अर्थ हुआ कि जिस शब्द में परिवर्तन ना हो वह शब्द अव्यय कहलाता है। कुछ शब्द ऐसे होते हैं भाषा में जिनमें परिवर्तन हो जाता है। जो परिवर्तनकारी तत्व हैं लिंगवचन कारक, उनके आधार पर परिवर्तनशील होते हैं। किंतु कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनमें परिवर्तन किसी भी परिस्थिति में नहीं होता है। ऐसे शब्दों को अव्यय कहते हैं। तो जिस समास में अव्यय का भाव हो, अर्थात जो समास अव्यय के भाव में प्रयुक्त हो, व्यवहृत हो, वह समास अव्ययी भाव समास कहलाता है। देखिए, अब परिभाषा क्या कहती है कि जिस समास में समस्त पद अव्यय रूप में व्यवहृत होता है वह अव्ययी भाव समास कहलाता है। और कोष्ठक में है, इसमें पूर्व पद प्रायः अव्यय होता है। ये शब्द ध्यान रखने का है, पूर्व पद प्रायः अव्यय होता है। देखिए, समास में दो पद होते हैं, दो पद होते हैं किसी भी समास में। जैसे मान लीजिए एक उदाहरण हम ले लेते हैं, यथाशक्ति। ये इसी का उदाहरण ले लिया है अव्ययी भाव का। हम किसी भी समास का उदाहरण ले सकते हैं। यथाशक्ति, दो पद हैं, यथा और शक्ति। तो जो पूर्व, ये पहले वाला जो पद है इसको पूर्व पद कहते हैं, पूर्व पद, और बाद वाला जो पद है इसको उत्तर पद कहते हैं। ये चीज़ आप पहले से जानते हैं। तो और ये जो पूरा है, जो समस्त पद है, पूरे पद को दोनों पदों के मेल से जो बनता है इसको कहते हैं हम समस्त पद। समस्त पद कहिए या सामासिक पद कहिए या समास कहिए, इसको हम समस्त पद कहते हैं। तो पूर्व पद, पहले वाला पद प्रायः अधिकतर अव्यय होता है। प्रायः अव्यय होता है। प्रायः का मतलब अधिकतर अव्यय होता है। मतलब ये आवश्यक नहीं है कि अव्यय ही हो, किंतु प्रायः अव्यय होता है। देखिए, अब हम उदाहरण देखते हैं कि जैसे यथाशक्ति शब्द है। यथाशक्ति शब्द में कोई परिवर्तन नहीं होता। यथाशक्ति, शक्ति शब्द, जैसे मान लीजिए शक्ति शब्द में परिवर्तन हो करके शक्तियाँ शब्द बनता है। शक्तियाँ शब्द बनता है, मतलब परिवर्तन हो जाता है। किंतु जब ये समास हो गया यथा के साथ में और पूरा समस्त पद बन गया, तो कहीं भी आपने यथाशक्तियाँ लिखा हुआ नहीं देखा होगा, कहीं प्रयोग में नहीं देखा, होता भी नहीं है, क्योंकि ये पूरा पद अव्यय बन गया है, अव्यय के रूप में ही प्रयुक्त होता है। मतलब जिस समस्त पद में अव्यय का भाव होता है, अव्यय हो जाता है, अव्यय के रूप में निहित व्यवहृत होता है, प्रयुक्त होता है जो समस्त पद, वहाँ अव्ययी भाव समास होता है। आप अन्य समासों के उदाहरण में ऐसा कहीं नहीं पाएंगे
कि उनमें परिवर्तन ना होता हो। अगर उनमें परिवर्तन नहीं होगा, हमेशा एक जैसे रहेंगे, किसी भी प्रकार से, किसी लिंग में, किसी वचन में, किसी कारक में, किसी रूप में आप प्रयोग करें, उनमें परिवर्तन नहीं होता। लेकिन अगर उनमें परिवर्तन हो जाएगा तो समझ लीजिए वो अव्ययी भाव के दायरे में आ जाएंगे और वे किसी अन्य समास में नहीं रहेंगे, क्योंकि उनमें परिवर्तन नहीं हो रहा है। मतलब स्पष्ट है कि जिस समस्त पद में कोई परिवर्तन नहीं होता है, समास होने के बाद, समस्त पद बनने के बाद, वह अव्ययी भाव समास कहलाता है। अगला उदाहरण देखते हैं। अनुरूप रूप है, अगर हम केवल रूप शब्द को लेते हैं तो रूपों, रूप की, रूप में, रूप को, मतलब कारक बदलेंगे या वचन बदलेंगे, परिवर्तन हो रहा है। रूपी, इस प्रकार से अनेक शब्द बन रहे हैं। किंतु अनुरूप अर्थात समास होने के बाद, अनु के साथ में समास होने के बाद इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा और यह हमेशा अनुरूप रूप में ही रहेगा। इसलिए यहाँ पर अव्ययी भाव समास है। विग्रह, इसका विग्रह मतलब उसका अन्वय रूप, उसका अर्थ रूप कह सकते हैं आप अपनी भाषा में, विद्यार्थियों की भाषा में अन्वय रूप या उसका अर्थ रूप कह सकते हैं, पूर्ण व्याख्या रूप कह सकते हैं आप, लेकिन व्याकरण की भाषा में इसको विग्रह बोलते हैं। विग्रह मतलब अलग अलग करना, पूर्ण रूप में लिखना। देखिए, अनजाने, वैसे जाने शब्द से जाना, जानी इत्यादि शब्द बन सकते हैं जाने में, किंतु जब अनजाने के अनजाने अन के साथ में इसका समास हो गया तो यहाँ पर इसमें परिवर्तन नहीं होगा, जिस इस रूप में ही व्यवहृत होगा, मतलब इस रूप में व्यवहृत होगा तो यहाँ अव्ययी भाव समास होगा। अगला उदाहरण, प्रत्येक मतलब हर एक, आप जानते हैं अर्थ इसका, प्रति एक। इन सब में, हालांकि इन सभी उदाहरणों में पूर्व पद अव्यय है, किंतु आगे हम बताएंगे कुछ ऐसे उदाहरण भी हम आपको देंगे जिनमें पूर्व पद अव्यय नहीं भी होता है। तो इसमें पूर्व पद देखिए, प्रति, अक्ष, अक्षी के प्रति यानी आँखों के सामने, प्रत्यक्ष, समक्ष, अक्ष के समान, सामने, सक्षम। ये जो दो तीन उदाहरण हैं ये बहुत परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण उदाहरण है। सक्षम, क्षमता, क्षम कहते हैं क्षमता, क्षमता के से युक्त, क्षमता के साथ, मतलब सक्षम, यहाँ पर सक्षम शब्द स के साथ इसमें समास हुआ है। अब ये अपरिवर्तनशील हो गया है, अपरिवर्तनीय हो गया है, इसलिए यहाँ पर अव्ययी भाव समास है। इसी तरह से बेनकाब, नकाब के बिना, यथाक्रम, क्रम के बिना, आजन्म, जन्म पर्यंत, आजीवन शब्द भी बनता है तो जीवन पर्यंत हो जाएगा। भरपेट, पेट भरकर, बेनकाब, बेकाम, काम के बिना, बाकलम, कलम के साथ। समास और विग्रह, देखिए बाकलम हमेशा बाकलम रूप में ही रहता है। ये जो जितने भी हैं ये इसी रूप में प्रयुक्त होते हैं, इसलिए यहाँ पर अव्ययी भाव समास है। बे मतलब, मतलब के बिना, बतौर, तौर के साथ, बतौर, तौर में तरीका होता है, बतौर, तौर के साथ, बदस्तूर, दस्तूर, दस्तूर के साथ, यथाशीघ्र, शीघ्रता के अनुसार, अनजाने, जाने बिना या बिना जाने, निडर, डर के बिना। निडर शब्द आपने चाहे किसी लिंग में हो, किसी वचन में हो, आपने एक वचन के साथ प्रयुक्त होगा तो भी निडर शब्द का ही प्रयोग होगा, और बहुवचन के साथ प्रयुक्त होगा तो भी निडर शब्द ही प्रयोग होगा। इसलिए जब इसमें परिवर्तन नहीं होता,
इसलिए यहाँ पर अव्ययी भाव समास है। बेफायदा, फायदा के बिना, बेअसर, असर के बिना। ये जितने भी शब्द हैं, ये सारे शब्द चाहे लिंग बदले या वचन बदले, ये उसी रूप में रहते हैं जब ये इनके साथ समास हो जाता है, इस रूप में प्रयुक्त होते हैं, अव्यय के रूप में प्रयुक्त होते हैं, समास के रूप में प्रयुक्त होते हैं, तो इनमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, इसलिए इनमें अव्ययी भाव समास है। हाथों हाथ, अगला उदाहरण लेते हैं हम। हाथों हाथ, हाथों हाथ, हाथ ही हाथ में। अब यहाँ एक बात ध्यान देने की है, जैसा कि यहाँ कहा कि पूर्व पद प्रायः अव्यय होता है। अब तक के ये आपने 20-30 उदाहरण देखे, इनमें आप देखेंगे कि पूर्व पद अव्यय है, किंतु हाथों हाथ में पूर्व पद संज्ञा है, अव्यय नहीं है। किंतु समास होने के बाद यह अव्यय हो गया है। हाथों हाथ शब्द, वैसे तो हाथ अव्यय नहीं है, संज्ञा शब्द है, किंतु समास होने के बाद यह अव्यय हो गया है। हाथों हाथ शब्द आप जहाँ भी देखेंगे, हाथों हाथ रूप में ही देखेंगे। हाथों हाथों, हाथों हाथी, हाथों हाथा नहीं, हाथों हाथ शब्द ही रहेगा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा समास होने के बाद, इसलिए यहाँ पर अव्ययी भाव समास है। और इसी तरह से कानो कान में भी अव्ययी भाव समास है। अव्ययी भाव मतलब अव्यय का भाव हो, जिसमें अव्यय के रूप में प्रयुक्त होता हो, जो अव्यय के रूप में माना जाता हो, वह अव्ययी भाव समास होता है। आशा है अव्ययी भाव समास स्पष्ट हो गया होगा, और किसी भी शंका या डाउट के लिए हमारे कमेंट बॉक्स को आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।